चलिए, गुड मॉर्निंग बच्चों। गुड मॉर्निंग तो नहीं है वैसे, रात के 12:30 बजे मैं वीडियोस बना रहा हूँ आप लोगों के लिए। फिलहाल मैं कंपनी सेट के वीडियोस बना रहा हूँ, देन फिर मैं सुबह कॉन्ट्रैक्ट के और पार्टनरशिप और सुबह के वीडियोस आपको भेज दूंगा। तो बेसिकली मेरा फोकस यहाँ पर रहेगा कि कंपनी सेट में प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन से आ सकते हैं और कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो अदर देन प्रैक्टिकल एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पढ़ना आपको पूरा है बट इन चीज़ों को आपको ज़्यादा रिवाइज करना है। ठीक है, जैसे कि पहला क्वेश्चन मैंने एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन निकाल के रखा आप लोगों के लिए, जिसको मैं शुरुआत करने वाला हूँ पढ़ाने की। उससे पहला क्वेश्चन है, हम लोग स्टार्ट करते हैं पढ़ना। सबसे पहला क्वेश्चन है, एबीसी लिमिटेड हैज अलॉटेड इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट्स टू XYZ लिमिटेड वर्थ 15 करोड़ के उन्होंने उन्हें इक्विटी शेयर इशू किया और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर इशू किए 40 करोड़ के। नॉन कन्वर्टेबल का मतलब क्या होता है? जो इक्विटी में कन्वर्ट नहीं होने वाला आगे जाके ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2019-20। ठीक है, और आफ्टर डेट टोटल पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ द कंपनी का जो टोटल पेड अप शेयर कैपिटल है वो 100 करोड़ और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है उस साल के बाद में 120 करोड़ हो गया। ठीक है, वो आपसे पूछा है कि एसोसिएट कंपनी की मीनिंग बताइए। एसोसिएट कंपनी बेसिकली क्या होती है? जो दूसरी कंपनी से एसोसिएट होती है, एटलीस्ट 20% का शेयर कैपिटल लगाती है उसमें। कितना? 20% का। ये तो हम लोग एटलीस्ट 20। अब इसको गौर से देखते हैं। ठीक है, कौन सी कंपनी में? एबीसी लिमिटेड कंपनी में किसका पैसा था? XYZ का। कितना? 15 करोड़ है ना, 15 करोड़ के उन्होंने और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर भी इशू किए थे और इक्विटी शेयर कितने के? 15 करोड़ के। बोलता है आफ्टर दैट टोटल पेड अप शेयर कैपिटल कंपनी का कितना हो गया? 100 करोड़ और नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर कितने हुए? 120 करोड़ के। उससे पहले एसोसिएट कंपनी को हमने एक्सप्लेन किया। ठीक है, कि एसोसिएट कंपनी इन रिलेशन टू अनदर कंपनी मींस अ कंपनी इन विच अदर कंपनी, ये अदर कंपनी कौन है? जो जुड़ी है, उसका एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है? एटलीस्ट 20% का पेड अप शेयर कैपिटल उन्होंने लगाया है। मगर वो उसकी सब्सिडरी नहीं है ना। ठीक है, बड़ो जॉइंट वेंचर कहला सकते हैं, मिलके काम कर रहे हैं, मिलके बिजनेस कर रहे हैं, मिलके एसेट्स को शेयर किया, मिलके प्रॉफिट को शेयर करेंगे। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब उन्होंने बता दिया। ठीक है, कि जिसमें टोटल शेयर कैपिटल में पेड अप शेयर कैपिटल भी आ गया और कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर आए। मगर अपन ने ऊपर क्या पढ़े? कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर तो नहीं थे। क्या था उसकी जगह पर? नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर। आपको आंसर क्लियर हो गया होगा। क्या लिखा है? इन गिवन केस एबीसी हैज अलॉटेड इक्विटी शेयर विद वोटिंग राइट्स टू XYZ 15 करोड़ के। डेफिनेटली पेड अप शेयर कैपिटल कितना? 100 का कितना बोल रहा है? एटलीस्ट 20। तो यहाँ तो 15% ही हुआ, 15% ही हुआ ना। एटलीस्ट 20 होना चाहिए, एटलीस्ट 20। कितना? विच इज लेस देन द कंट्रोल ऑफ 20%। तो सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है क्या? नहीं सर, इतना इन्फ्लुएंस नहीं है। सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस के लिए कितना परसेंट कैपिटल होना, मतलब कितना परसेंट इन्फ्लुएंस होना? 20%। और पेड अप शेयर कैपिटल कितना? 100 करोड़। 100 करोड़ का 20% कितना आएगा? 20। और है कि उसको कितना अलॉट किया? 15। तो क्या लिखा है इसमें? कि सेट रिक्वायरमेंट को कंप्लाइंट नहीं किया, इसलिए उसकी एसोसिएट कंपनी नहीं कहलाएगी। ठीक है, अब अगर इसकी जगह पर 120 करोड़ के जो नॉन कन्वर्टेबल डिवेंचर है, अगर वो उसकी जगह कन्वर्टेबल डिवेंचर होता तो फिर वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाता, तो फिर आप वो भी काउंट करते हैं। अगर उसकी जगह वो कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर होता तो फिर वो भी काउंट करना पड़ता आपको 20% निकालने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसके इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उन्होंने एक पेड अप शेयर कैपिटल है उनका 6 लाख रुपए, 6 लाख इक्विटी शेयर, हर इक्विटी शेयर 100 रुपए का। उसमें से 2 लाख के जो इक्विटी शेयर है वो हेल्ड किया एक सेंट्रल गवर्नमेंट ने और 1,20,000 के स्टेट गवर्नमेंट ने। यार तो क्लियर हो गया। 3,20,000 रुपए के जो शेयर्स हैं, अरे 3,20,000 शेयर्स आप बोल सकते हैं, वो तो CG एंड SG ने कर लिए और है कितने शेयर? 6 लाख। तो 50% से ज्यादा हो गया ना। तो डेफिनेटली इट विल बी अ गवर्नमेंट कंपनी, है ना। क्लियर है? गवर्नमेंट कंपनी की पहले डेफिनेशन दी थी उन्होंने सेक्शन 2 सबसेक्शन 45। सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 में गवर्नमेंट कंपनी विच इज नॉट लेस देन, जिस कंपनी में कम से कम 51% पैसा या तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, स्टेट गवर्नमेंट का या गवर्नमेंट्स का मिलके या पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, है ना। एंड द सेक्शन इंक्लूड्स द कंपनी विच इज अब डेफिनेटली गवर्नमेंट कंपनी कहलाएगी तो गवर्नमेंट की सब्सिडी कहलाएगी, बट वो अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर सकती है। नाम आ गया कि यस इट इज ए गवर्नमेंट कंपनी।
मिस्टर अनिल ने एक 1% कंपनी बनाई 16 अप्रैल 2000। अच्छा, इसमें एक अमेंडमेंट आया है 1% में। एक तो 182 वाला 120 डेज हो चुका है प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, तो वो याद रखना है आपको, एलिजिबल टू बिकम मेंबर और नॉमिनी। और एक कन्वर्जन के लिए क्या था कि एटलीस्ट 2 साल के अंदर अगर आपको कन्वर्जन करना है तो पेड अप शेयर कैपिटल का था और एक टर्नओवर का था, ये याद होगा आपको, 50 लाख और 2 करोड़। इसकी भी अब जरूरत नहीं है, आप 2 साल के अंदर कन्वर्जन कर सकते हैं। अगर आपको 2 साल के अंदर करना है तो ये रिक्वायरमेंट थी। मैन्युफैक्चरिंग इलेक्ट्रॉनिक कार 16 अप्रैल को उन्होंने इस कंपनी ने इस तरीके के धंधे को स्टार्ट किया 16 अप्रैल 2018। टर्नओवर जो था उनका 31 मार्च 2.25 करोड़, तो 2 करोड़ से ज्यादा हो गया। His friend Sunil wanted to invest in the OPC, तो उन्होंने बोला इसको कन्वर्ट कर देते हैं प्राइवेट कंपनी में। अब डेफिनेटली कन्वर्जन वाला जो है वो, अब जैसे इसमें लिखा है रूल 3 सबसेक्शन सब रूल 7 ऑफ रूल 3, ओपीसी कैन नॉट कन्वर्ट वॉलंटरली जब तक उसके 2 साल ना हो जाए, इनकॉर्पोरेशन के बाद के 2 साल। अगर 2 साल के अंदर करना है तो फिर कंडीशन क्या है, इतना आपके पास में पेड अप शेयर कैपिटल होना या फिर टर्नओवर होना कितना, 2 करोड़ का। तो अब ये वाला जो अमेंडमेंट है, मतलब ये जो रूल है, ये प्रोविजन है, खत्म हो गया। अब ये 2 साल के अंदर अगर आपको करना है तो इसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं है, आप कन्वर्ट कर सकते हैं वॉलंटरी। ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर हो जाए। एक सेकेंड। हाँ, नहीं एक सेकेंड, ये नहीं है। Where are the rules? Where are the rules? एक सेकेंड। 1% कंपनी, 1% कंपनी, मैंने अमेंडमेंट निकाले हैं इसके। एक तो ये आ गया है 120 डेज वाला कि आपको पिछले फाइनेंशियल ईयर में 120 डेज रहना है टू बिकम द मेंबर और द नॉमिनी ऑफ द ओपीसी। ठीक है, तो वो एलिजिबल थी, वो हम पढ़ेंगे। और मैंने निकाला तो है अमेंडमेंट, एक सेकंड मैं आखिरी में दे दूंगा आप लोगों को, एक सेकंड मुझे देख दीजिए। देखिए, अर्लियर प्रोविजन क्या बोलता है कि इंडियन सिटीजन और रेजिडेंट इन इंडिया जो कम से कम इंडिया के प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में 182 डेज प्रिसाइड किया है रहा है पिछले, तो वो एलिजिबल रहेगा टू इनकॉर्पोरेट और टू बिकम नॉमिनी। ये तो क्लियर है। न्यू प्रोविजन क्या बोल रहा है, 120 डेज हो चुके हैं, आप कितने 120 डेज भी रह गया अगर वो 1 साल के, तो वो ये बना कर सकते हैं, इनकॉर्पोरेट कर सकता है, नॉमिनी बन सकता है। अब कन्वर्जन के लिए भी उन्होंने एक सेकंड अमेंडमेंट लेके आया, इसकी पीडीएफ मैंने आप लोगों को हार्ड कॉपी दे दी है। कैन नॉट कन्वर्ट वॉलंटरली इनटू एनी अदर कंपनी। अर्लियर प्रोविजन ये बोलता था कि 2 साल ना हो जाए, अगर 2 साल के अंदर करना है तो फिर 50 लाख और 2 करोड़ वाला रूल था। अब नया प्रोविजन क्या बोलता है, ओमिटेड। अब इसकी जरूरत नहीं है, आप 2 साल के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं अगर ये नहीं भी अचीव किया आपने, क्या 50 लाख और 2 करोड़। अगर आपको करना होगा तो 2 साल के अंदर भी आप प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? तो यहीं से थोड़ा सा चलते हैं पढ़ते हुए। एक श्री लक्ष्मी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड कंपनी है, इन विच इस कंपनी पे हनुमान पावर सप्लायर लिमिटेड कंपनी के 60% के पेड अप शेयर कैपिटल, कहते हैं 60% और 50% से ज्यादा। और वन ऑफ द शेयर होल्डर ऑफ एच मेड अ चैरिटेबल ट्रस्ट। इस कंपनी के शेयर होल्डर एच नाम के व्यक्ति ने एक चैरिटेबल ट्रस्ट बनाया और उसने 10% शेयर वहां डोनेट कर दिए अपने, यानी 50 करोड़ ट्रस्ट को दे दिया। ही अपॉइंटेड एस एज द ट्रस्टी, उसने ट्रस्टी किसको अपॉइंट किया, एस को। और ऑल द एसेट्स ऑफ ट्रस्ट आर हेल्ड इन द नेम ऑफ एस, और इसके नाम पर पूरी एसेट्स। कैन अ सब्सिडरी होल्ड शेयर्स इन होल्डिंग, अपने पढ़े थे सब्सिडरी होल्डिंग में शेयर्स, सब्सिडरी बनने के बाद नहीं होल्ड कर सकती, बनने के बाद। अगर वो पहले से मेंबर है तो बात अलग है। दूसरी बात, अपन पढ़े ना 3 कंडीशन थी, कैसे ट्रस्टी होल्ड कर सकती है, किसी लीगल होल्डिंग कंपनी का कोई मेंबर मर गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की तरह होल्ड कर सकती है, और पहले से अगर मेंबर है, बाद में नहीं। क्या लिखा है, पहले डेफिनेशन में लिखा है, अ कंपनी शैल नॉट होल्ड एनी शेयर्स इन इट्स होल्डिंग आइदर बाय, न खुद न किसी नॉमिनी के थ्रू, नहीं होल्ड कर सकती, ये तो आपको पता है। होल्डिंग कंपनी शेल नॉट अलॉट, ना होल्डिंग कंपनी कोई शेयर अलॉट करेगी, ट्रांसफर करेगी टू एनी ऑफ इट्स सब्सिडरी, और एनी ऑफ सच अलॉटमेंट ट्रांसफर टू दैट सब्सिडरी। अगर वो ऐसा करती है तो वॉइड होगा, आप नहीं कर सकते अपनी सब्सिडरी को शेयर अलॉट। अब कुछ एक्सेप्शंस है, अगर वो होल्डिंग कंपनी का कोई लीगल डिसीज मेंबर था जो मर गया, तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव की तरह सब्सिडरी कंपनी शेयर्स होल्ड कर सकती है।
या सब्सिडरी कंपनी उसकी ट्रस्टी की तरह होल्ड कर सकती है। अगर ट्रस्टी समझता है ना, जो किसी और के एसेट्स को संभाल के रखता है, और वो सब्सिडरी बनने के पहले ही मेंबर थे, तो फिर वो मेंबर रहेगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट इन दिस केस इट विल नॉट हैव अ राइट टू वोट इन द मीटिंग ऑफ होल्डिंग कंपनी। ठीक है, ओके, वी कैन इंक्लूड होल्ड शेयर्स ऑफ एच एज ए ट्रस्टी कर सकती है अपने पड़े। ठीक है, एज ए ट्रस्टी होल्ड कर सकते हैं। और कोई नीचे, एक यादव डेयरी प्राइवेट लिमिटेड हैज रजिस्टर्ड इट्स आर्टिकल, अपने आर्टिकल को रजिस्टर्ड किया उन्होंने अलॉन्ग विद मेमोरेंडम एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, नाउ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी आर ऑफ व्यू, कंपनी के डायरेक्टर ने ऐसा सोचा कि द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल रिगार्डिंग, आर्टिकल के जो प्रोविजंस है किससे रिलेटेड, फोरफीचर से रिलेटेड, मतलब जब शेयर को छीन लिया जाता है, कॉल्स ना पे किए जाए तो शुड नॉट बी चेंज, इसे कोई चेंज ना कर पाए एक्सेप्ट जब इसके लिए क्या पास करना पड़े, इसको चेंज करने के लिए क्या पास करना पड़े, 90% की मेजोरिटी। मतलब कठिन कर दिया, फोरफीचर वाले रूल को चेंज करना कठिन कर दिया, रिजिड कर दिया, एंट्रेंचमेंट रूल्स बोलते हैं, ऐसे हमने पढ़ा है। तो बोलता फाइल एज पर द सेक्शन 14 ऑफ द कंपनीज एक्ट, आर्टिकल में भी चेंज बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन, यानी 75% से भी आप चेंज कर सकते हैं। वन ऑफ द डायरेक्टर सेड दैट दे कैन नॉट मेक अ प्रोविजन अगेंस्ट द कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट बोलता है 75, आपने 90% कैसे कर दिया। अब वो आपसे पूछ रहे हैं, तो पहले तो एंट्रेंचमेंट की बात बतानी पड़ी। एंट्रेंचमेंट सेक्शन 5 में आते हैं। एंट्रेंचमेंट रूल्स कब डाले जाते हैं सर, या तो ड्यूरिंग द इनकॉर्पोरेशन या आफ्टर द इनकॉर्पोरेशन में डाले जा सकते हैं। किसके द्वारा, डायरेक्टर के द्वारा। और ये बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव होते हैं, इससे भी ज्यादा, यानी 75% से भी ज्यादा रिस्ट्रिक्टिव रहेंगे, 90%, 95%। देखो, फॉर्मेशन और बाय ऑल द मेंबर्स, कौन डालेंगे, ऑल द मेंबर्स डालेंगे, है ना। ठीक है, और अमेंडमेंट इन द आर्टिकल शैल बी एग्रीड बाय ऑल द मेंबर्स, अगर आपको एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस डालना है तो। In this case, private company by special of the public company, if the article contain provision for entrenchment, whether made on formation by company shall give notice to notice registrar को आपको नोटिस देना पड़ेगा कि भैया हम लोग इस तरीके के कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस ला रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपको करना है, आप चेंज करना चाहते हो, फोरफीचर वाले प्रोविजन को चेंज करने के लिए आप क्या बोल रहे हो, अगर कोई फोरफीचर को चेंज करेगा तो 90% का उसको परमिशन लगेगी, तो आप कर सकते हो। अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी ऐसा कर सकती है। ठीक है ना। तो प्राइवेट कंपनी को ऑल द मेंबर लगेंगे एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस ऐड करने के लिए, और पब्लिक कंपनी को स्पेशल रेजोल्यूशन लगेगा ऐड करने, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन ऐड करने के लिए, मतलब एंट्रेंचमेंट लाने के लिए पब्लिक कंपनी को 75% और प्राइवेट कंपनी को ऑल द मेंबर्स। तो वो फोरफीचर वाला जो रूल है कि फोरफीचर वाले रूल को लाने के लिए एंट्रेंचमेंट नहीं कर रहे, वो उसको अगर कोई चेंज करेगा उस रूल को, तो उसके लिए 90% की सहमति लगेगी। ठीक है, ये अमेंडमेंट्स नहीं भूलना है आपको, मतलब बहुत स्मॉल कंपनी में भी अमेंडमेंट्स आ गया, सेक्शन 2 सबसे अमेंडमेंट वाले क्वेश्चंस आते ही हैं। फॉर द पर्पस ऑफ सब क्लॉज 1 सब क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 85 2 है ना, 85 का जो 2 है उसके सब क्लॉज 1 एंड 2 क्या बोलते हैं, पेड अप कैपिटल टर्नओवर ऑफ स्मॉल कंपनी शैल नॉट एक्सीड 2 करोड़ और 20 करोड़। एंड है, मतलब दोनों का एक्सीड होना जरूरी है, अगर स्मॉल कंपनी नहीं साबित करनी है तो दोनों शैल नॉट एक्सीड, तो ये इससे भी कम नहीं होना और इससे भी कम नहीं होना, यानी दोनों एक्सीड करेगा तभी वो स्मॉल कंपनी नहीं कहलाएगी। एंड लिखा है, एंड। ठीक है, तो अमेंडमेंट आ चुका है कि दोनों एंड हो गया है, 2 करोड़ और 20 करोड़, भूलना नहीं है। ठीक है, लिस्टेड कंपनी क्या होती है, जो शेयर मार्केट में स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होती है, ये हमने पढ़े थे, रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक। न्यू प्रोविजन क्या बोल रहे हैं, व्हिच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटी ऑन एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज और सच क्लास ऑफ कंपनीज व्हिच हैव लिस्टेड और इंटेंड टू लिस्ट सच क्लास एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड इन कंसल्टेशन। तो अगर कोई कंपनी अपने आप को लिस्ट कराना चाह रही है या करना चाहती है तो उनको पहले तो सेबी से, सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ बोर्ड ऑफ इंडिया से कंसल्ट करना पड़ेगा। ठीक है, लिखा ना उसमें, सच क्लास ऑफ कंपनीज व्हिच हैव लिस्टेड, या जो लिस्टेड है या इंटेंड टू लिस्ट है, प्रिस्क्राइब कंसल्टेशन से भी शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज, अगर वो इनसे पूछ कर लिस्ट कर रही है या इच्छा रखती है इनसे पूछने के, तो उन्हें लिस्टेड कंपनी नहीं बोला जाएगा। क्योंकि अगर आपको इनकी परमिशन लग रही, मतलब कोई दिक्कत, तो ऐसी क्लास ऑफ कंपनीज जो लिस्ट करना चाहती है या कर चुकी है बट सेबी की गाइड कंसल्टेशन के साथ, तो उन्हें लिस्टेड कंपनी नहीं बोला जाएगा। ठीक है, सेक्शन 8 कंपनी में भी कुछ अमेंडमेंट्स आए हैं।
पहला क्या था अर्लियर प्रोविजन कि अगर वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं कर रहे और प्रॉफिट कमाने के लिए पैसा लगा रहे हैं या डिविडेंड्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो अगर डिफॉल्ट होता था तो क्या होता था, कंपनी शेल बी पनिशेबल, 10 लाख का फाइन होता 1 करोड़ तक का, और डायरेक्टर ऑफिसर के लिए क्या था, इम्प्रिजनमेंट होती थी जो मैक्सिमम 3 साल तक हो सकती थी, और फाइन लगता था 25,000 से लेकर 25 लाख, तो हम लोगों को पता है तो बोलने की याद भूलना नहीं है, या दोनों लगता था फ्रॉडुलेंटली अगर आप ये काम करते हो और आप कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को फुलफिल नहीं करते, पैसे को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो डिविडेंड के रूप में, प्रॉफिट के रूप में। न्यू प्रोविजन क्या बोल रहा है, इफ अ कंपनी मेक्स एनी डिफॉल्ट इन कंप्लाइंग विद द एनी ऑफ द सेक्शन 8 प्रोविजंस, कंपनी शैल विदाउट प्रेजुडिस ऑफ एनी अदर एक्शन अंडर द प्रोविजन मे बी पनिशेबल नॉट लेस देन कम से कम 10 लाख और मैक्सिमम 1 करोड़। पहले कितना था यहाँ, यही सेम 10 लाख से 1 करोड़। एंड अ डायरेक्टर एंड ऑफिसर ऑफ द कंपनी इन डिफॉल्ट शैल बी पनिशेबल विद फाइन 25,000 से 25 लाख। ये ना 3 साल वाला जो टर्म था इम्प्रिजनमेंट का वो खत्म हो गया, ये वाला, ये बोलना है आपको, ठीक है। और हर ऑफिसर डिफॉल्ट रहेगा अंडर 447 ऑफ आईपीसी, 447 बोलना नहीं है, 3 साल वाला खत्म कर दिया गया है, ठीक है। पनिशमेंट ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी, तो सेम वही जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था। एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है, ये इनका नाम है बडिंग पायलट फ्लाइंग क्लब, सेम वही, और ये इन्होंने एक सेक्शन 8 कंपनी स्टैब्लिश की है लिमिटेड लाइबिलिटी के साथ में फॉर ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स, और वो फिर डिसॉल्व कर देंगे, क्लब को बंद कर देंगे, और उसकी सरप्लस एसेट्स को ओवर लाइबिलिटी जब हो जाएगी तो डिसॉल्व कर देंगे। अगर सरप्लस एसेट बच गई डिसोल्यूशन के टाइम पर तो मेंबर के बीच में बांट देंगे। तो ये तो आपका पहले से उद्देश्य दिख रहा है कि भाई आगे जाके हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे मेंबर्स को, एसेट्स को, तो पहले तो आपको सेक्शन 8 कंपनी के बारे में बताना पड़ेगा कि भैया, है ना, वेयर इट इज प्रूव्ड, अगर प्रूव्ड हो गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को प्रूव हो गया कि अ पर्सन और एन एसोसिएशन जो सेक्शन 8 कंपनी की तरह रजिस्टर्ड होती है, इनका ऑब्जेक्ट क्या है, प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, रिसर्च, रिलीजन, वेलफेयर, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, अदर, और उनका एक ही मकसद है जो क्या, वो जो भी प्रॉफिट कमाएंगे अपनी इनकम को अपने ऑब्जेक्ट प्रमोट करने के लिए, और वो इंटेंट टू प्रोहिबिट है कि अपने मेंबर्स को कोई डिविडेंड नहीं देंगे। एग्री, यहां तक सबको पता है, ये 2 लाइन लिखनी आपको, ठीक है। तो उनको लाइसेंस मिल जाता है, ठीक है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन को, कि आप लिमिटेड लाइबिलिटी बना सकते हो बाय गारंटी और बाय शेयर्स वाली जो भी। अब इन्होंने क्या डिसाइड किया कि लिमिटेड लाइबिलिटी कंपनी होगी, 10 साल तक चलाएंगे, 10 साल के बाद में जो सरप्लस एसेट बचेगी वो मेंबर्स को बांट देंगे। तो साला आपका उद्देश्य यहाँ क्या लग रहा है कि मेंबर्स को बांटने के बारे में, अरे आप ये देखो ना आपको क्या करना है, आपका चैरिटी उद्देश्य क्या है। अब लिखा उसमें ओवर द लाइबिलिटी मेंबर्स विल नॉट होल्ड गुड सिंस देयर इज अ रिस्ट्रिक्शन ऑन पॉइंट एंड बी रिगार्डिंग द एप्लीकेशन ऑफ ए प्रॉफिट, और अपन ने क्या पढ़ा, आप प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे मेंबर्स को, ठीक है, जो भी होगा ऑब्जेक्ट के लिए होगा, चैरिटी के लिए होगा, डोनेशन के लिए होगा, तो रिस्ट्रिक्शन आ जाएगा ना सरप्लस एसेट्स की कि भैया डिसोल्यूशन बाइंडिंग के टाइम पर आप ऐसा नहीं कर सकते, ये प्रपोजल पॉसिबल नहीं, सिंपल। क्योंकि आपने तो प्रपोजल ये ना, आपका उद्देश्य ही लग रहा है बच गया तो मेंबर को बांट देंगे, तो फिर उद्देश्य आपका क्या है, मेंबर को बांटने का, तो ऐसे तो सेक्शन 8 कंपनी नहीं कहलाएगी, ठीक है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, थोड़ा बड़ा है बट आ जाएगा काम पे, आ सकता है एग्जाम में। एबी लिमिटेड है, उन्होंने स्वेट इक्विटी, उन्होंने इक्विटी शेयर इशू किया, सॉरी 1 लाख, और हर शेयर 10,000 शेयर इशू किया, 1 लाख के थे, और 10 रुपए ईच, 1/4/2020 को कितने, 10 रुपए के शेयर, कितने, 10,000, टोटल कितने के हो गए, 1 लाख के। उसकी सब्सक्राइब किया है XY लिमिटेड ने, उसमें 4,000 शेयर्स, कितने, 4,000, और PQ ने किया है 2,000 एबी लिमिटेड में, 1 लाख का 4,000, मतलब 4,000, 10,000 के 4,000 शेयर, और उन्होंने 2,000 शेयर, मैंने 6,000 शेयर सब्सक्राइब हो चुके हैं। तो एबी लिमिटेड इज होल्डिंग 20%, है ना, ऑफ इक्विटी शेयर बिफोर द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इक्विटी। अच्छा, जो एबी लिमिटेड है, जो एबी लिमिटेड है, मतलब एबी लिमिटेड कौन सी, ये वाली, ठीक है, इज होल्डिंग 20% ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज, इक्विटी शेयर रुपीज कट गया शेयर before the date of equity share above, RS Limited control the composition of BOD. ओके, AB लिमिटेड 20% के शेयर होल्ड करता है RS लिमिटेड में, ओके सॉरी, और जो RS लिमिटेड है उसने कंट्रोल करके रखा किसके कंपोजिशन ऊपर, XY, और अपन ने तो पढ़ा था अगर 50% से ऊपर का शेयर कैपिटल और BOD का कंपोजिशन अगर आप होल्ड करते हैं तो फिर आप होल्डिंग सब्सिडियरी के रिलेशनशिप में आ सकते हैं।
तो पहले तो देखते हैं क्या है और कब से होल्ड किया, 1/8/2020 से। पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है, एबी लिमिटेड इज सब्सिडियरी ऑफ आरएस, एबी लिमिटेड इज कैन होल्ड शेयर्स, और क्या वोट कर सकते हैं क्या एनुअल जनरल मीटिंग में। देखो पहले तो आपको पूरा सब्सिडियरी और होल्डिंग का सेक्शन लिखना पड़ेगा 87(2) अनदर कंपनी में। देखो जो कंपोजिशन ऑफ बोर्ड को होल्ड करे और मोर देन हाफ वोटिंग पावर का कंट्रोल करे, पता है ना। अब क्या लिखा उसमें, वो मोर देन हाफ वोटिंग पावर को या तो वो खुद करेंगे कंट्रोल या अपनी सब्सिडियरी के थ्रू, या तो खुद करेंगे। जैसे कोई कंपनी है ए, इसने बी में कुछ शेयर होल्ड किए, तो अब वो सी के थ्रू भी कर सकती है, सी उसकी सब्सिडियरी है, तो दोनों मिलके भी होल्ड कर सकते हैं यहाँ पर वोटिंग पावर, ऐसा भी हो सकता है। लेयर्स बोलते हैं ना सर, ठीक है। क्या करेंगे, कोई भी कंपनी सब्सिडियरी क्या कब कहलाएगी, जब दूसरी कंपनी उस पर शेयर होल्ड करेगी वोटिंग पावर के थ्रू या फिर कंपोजिशन ऑफ बीओडी देगी। अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 19 कहता है नो कंपनी शेल होल्ड एनी शेयर्स इन होल्डिंग। तो पढ़ने पड़े, अगर पहले से मेंबर है तो बात अलग है ना, और ना होल्डिंग कंपनी उसको शेयर अलॉट करेगी ना ट्रांसफर करेगी शेयर्स, ठीक है, तो वॉइड कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ क्या लिखा है, शेल अप्लाई टू ए केस वेयर सब्सिडियरी इज शेयर होल्डर इवन बिफोर इट बिकम अ सब्सिडियरी। सब्सिडियरी बनने के पहले से शेयर होल्डर तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। फैक्ट ऑफ द केस पढ़िए, फटाफट पढ़िए। एबी लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑन 1/4/2020 वेयर बाय एक्सवाई लिमिटेड एंड पीक्यू लिमिटेड। उन्होंने कितने शेयर होल्ड करके रखे थे एबी में, 4,000 कंसिडरिंग 1 शेयर इक्वल्स टू 1 वोट। ये तो क्लियर है आपको, यही होता है। एक्सवाई लिमिटेड एंड पीक्यू लिमिटेड टुगेदर होल्ड्स मोर देन 1/2, ये 6,000 हो गया, मतलब 50% से ज्यादा ही हो गया ना। तो एबी लिमिटेड विल बी अ सब्सिडियरी ऑफ एक्सवाई। क्लियर होगी नहीं यार। एक्सवाई जो है उन्होंने कितने होल्ड किए, 4,000 के, तो समझ लो वो होल्डिंग हो गई एक प्रकार से। और पीक्यू ने कितना किया, 2,000, तो दोनों मिला के कितने हो गए, 6,000, और शेयर कितने थे, 10, तो 50% से ज्यादा ही हो गया। और एबी लिमिटेड जो थी, जो सब्सिडियरी बनी है, उसने ऑलरेडी सब्सिडियरी बनने के पहले ये होल्ड करके रखा, दिख रहा है, तो वो तो रहेगी ना, वो तो रहेगी, वो कोई दिक्कत नहीं है, पहले से वो मेंबर तो कोई दिक्कत नहीं है। आरएस लिमिटेड कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ बीओडी ऑफ एक्सवाई। आरएस जो है उन्होंने एक्सवाई लिमिटेड के कंपोजिशन को होल्ड करके रखा है, सो और पीक्यू लिमिटेड के फ्रॉम 1/8/2020। ये कब बना, 1/4/2020, और ये 1/8/2020। तो आरएस लिमिटेड इज अ होल्डिंग कंपनी ऑफ एक्सवाई एंड पीक्यू, तो ये उसकी सब्सिडियरी हो गई। तो कैसा आएगा रेशियो, आरएस जो बाद में होल्डिंग बनी, ऑलरेडी ये दो थी एक्स वाई और पी क्यू, और ये दोनों ने होल्ड करके रखा था ए बी में, है ना। क्लियर, सही बोल रहा हूं मैं आपको, सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। एक्स वाई ने कितना किया था, 4,000 के शेयर, और इन्होंने कितने किए थे, 2,000 के शेयर, और इन दोनों को कंट्रोल किसने कर लिया, आरएस ने। कब किया, 1/8/2020 को, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये सब्सिडियरी हो गई किसकी, एक्स वाई की और पी क्यू की, और एक्स वाई पी क्यू किसकी सब्सिडियरी, आरएस की। तो अल्टीमेटली एबी विल बी द सब्सिडियरी ऑफ आरएस थ्रू एक्स वाई एंड पी क्यू। ठीक है, यहां तक समझा आपको, समझा ना। 4 कंपनियां यहां पर, तो भूलना नहीं है आप लोगों को। वही कंक्लूजन है उसमें। इन दिस केस एबी लिमिटेड सब्सिडियरी कहलाएगा, है ना, ऑफ द होल्डिंग कंपनी आरएस, और आरएस कंपनी कंट्रोल द कंपोजिशन ऑफ इसके एक्सवाई और पीक्यू, तो अल्टीमेटली वो दोनों भी उसकी सब्सिडियरी कहलाएंगे, ठीक है, ठीक है। इन दिस केस एबी लिमिटेड इज अ सब्सिडियरी ऑफ आरएस, एज एबी लिमिटेड वाज होल्डिंग इक्विटी शेयर बिफोर इट बिकम्स अ सब्सिडियरी। वो पहले से मेंबर था ना, यानी सब्सिडियरी बनने के पहले से, ठीक है। अब क्या लिखा, नो सब्सिडियरी कंपनी शैल हैव अ राइट टू वोट एट द मीटिंग, नो। वो तभी करेगा जब वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसका ट्रस्टी है, या वो पहले से मेंबर है।